गुरु आज्ञा क्लासेस में दोस्तों जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए क्लास में। राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 11 हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। स्वागत है सभी का। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। गुरु आज्ञा क्लासेस में दोस्तों जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है और मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है प्रॉपर। एक बार बता दीजिए फटाफट से। सबसे पहले तो राधे राधे सभी को। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों फटाफट से ताकि हम शुरुआत कर सकें। और राजस्थान जीके है तो पहला ही प्रश्न राजस्थान से संबंधित है ना। मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों और इसमें पूछा गया है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को, 15 मई को, 30 मार्च को या 1 जून को। देखिए हम राजस्थान के निवासी हैं, भारत देश के निवासी हैं, तो हमें तो इसका ज्ञान होना ही चाहिए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न तो राजस्थान में निवास करने वाले आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए। कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 मार्च को मनाया जाता है। बात करें कि 30 राजस्थान को क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन वृहत राजस्थान संघ का क्या हुआ था? गठन हुआ था। वृहत राजस्थान संघ का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था दोस्तों। और इसका जो उद्घाटन है ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उद्घाटन किनके द्वारा हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों 30 मार्च को। इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सन था 1949। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों, जिसमें कौन कौन थे? राजपूत और मराठा थे, इनकी संख्या में अधिक वृद्धि की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? बताइए ऐसा कौन सा मुगल शासक था? आपके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। कौन कौन था बताइए? अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था या औरंगजेब था? तो देखो दोस्तों औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, है ना। कट्टर मुसलमान होने के बाद भी उसने क्या किया कि अपनी मनसबदारी में क्या किया? 33% कितनी बढ़ा दी? 33% हिंदू मनसबदारी की संख्या बढ़ा दी। हिंदू मनसबदारी की संख्या बढ़ा दी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और इनमें सबसे ज़्यादा शामिल कौन कौन थे? राजपूत व मराठा। कौन थे? राजपूत व मराठा थे। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प 4 जो है ये सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है राजस्थान का वह लोक देवता जिनकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं। गुर्जर समुदाय के व्यक्ति द्वारा जिन लोक देवताओं की पूजा की जाती है उनके बारे में पूछा है। क्या वे वीर तेजाजी हैं, भगवान देव नारायण जी हैं, पाबू जी हैं या संत पीपा है? तो आपके कमेंट में आंसर आने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। क्या आंसर होगा इसका फटाफट से बता दीजिए। गुर्जर जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा जिनकी पूजा की जाती है, किनकी है?
तो देवनारायण जी की पूजा की जाती है। देवनारायण जी जो है गुर्जर समुदाय के उपासक देवता हैं। अगर हम बात करें, बिल्कुल 2 आंसर सही आपका। अगर हम देवनारायण जी के बारे में, अगर उनका इतिहास के बारे में जाने तो इनका जन्म भीलवाड़ा के आसिंद में हुआ था। कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा के आसिंद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इन्हें गुर्जर समाज के द्वारा भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है। किन्हें माना जाता है? श्री देवनारायण जी को। इनकी जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़ जो है गुर्जर भोपों द्वारा बाची जाती है ना, गायन किया जाता है। तो देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ है ना, गुर्जर भोपों द्वारा, गुर्जर भोपों द्वारा बाची जाती है। और जिस वाद्य यंत्र को काम में लिया जाता है वह कौन सा होता है? जंतर। जंतर क्या है? ये वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र पर क्या किया जाता है? इनकी फड़ को बाचा जाता है। और साथ ही केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा, है ना, ये प्रथम लोक देवता है, प्रथम लोक देवता, जिसपे 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया। तो दोस्तों बिल्कुल, हाँ, सुमन मेघवाल जी नमस्कार, हेलो, राधे राधे, स्वागत है आपका। तो प्रथम देखिए, हम प्रश्न संख्या 3 तक पहुंच चुके हैं और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया था कि राजस्थान के वह लोक देवता जिनको गुर्जर जाति के व्यक्ति मानते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, तो वो देवनारायण जी हैं। इनका जो जन्म स्थान है वह भीलवाड़ा के आसिंद में है। गुर्जर समाज के द्वारा इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। साथ ही देवनारायण जी की जो फड़ है ये गुर्जर भोपों के द्वारा बाची जाती है, जो कि जंतर वाद्य यंत्र है, उस पर इसका क्या होता है? वाचन होता है। और ये प्रथम लोक देवता है जिनकी जो 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया है ना। तो अगर प्रश्न आ जाए कि इसे आप बताइए, ऐसे प्रथम लोक देवता जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, तो वे कौन है? भगवान देवनारायण जी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। और प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि पाबूजी के भोपे, पाबूजी के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? देखो, पाबूजी से संबंधित प्रश्न आ गया है ना, तो इसे देवनारायण जी से संबंधित प्रश्न भी आ सकता है कि देवनारायण जी की जब फड़ बाची जाती है तो उस दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो जंतर है। अब यहाँ पर पाबूजी का पूछ लिया कि पाबूजी के पावड़ो, अब पाबूजी की फड़ नहीं होती, पाबूजी के क्या होते हैं? पावड़ो होते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सी? माठ, कुंडी, नौबत या चिकारा, बताइए कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पाबूजी के भोपों के पावड़ों के समय माठ जो है इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह मिट्टी के 2 बड़े बर्तनों के मुंह को खाल से ढककर बनाते हैं, है ना। किससे बनाते हैं? सी। नौबत नहीं आएगा सुमन जी, इसमें आएगा माठ। क्या आएगा? माठ। ये क्या होता है कि मिट्टी के 2 बड़े बर्तन होते हैं और उनके मुंह को खाल से ढककर, जैसे कि मान लीजिए मिट्टी के 2 बर्तन हैं, ठीक है, इनको क्या किया? खाल से ढक कर फिर इनको बजाया जाता है। और दोनों को अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं, मतलब ढोलक की तरह नहीं होता, दोनों को क्या है? अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बजाया जाता है ना। यह थोरी व नायकों द्वारा पाबूजी के पावड़े गाते हैं। अब इनके पावड़े, पाबूजी के पावड़े किनके द्वारा गाए जाते हैं? थोरी व नायकों के द्वारा। थोरी व नायकों के द्वारा पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। तो पाबूजी के पावड़ों के समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा हो गया हमारे दोस्तों? माठ हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि जयमल और पत्ता की हवेलियां किस दुर्ग में स्थित है? जयमल और पत्ता की हवेलियां किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ में या जयगढ़ में? बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का। जयमल और पत्ता की हवेलियां किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, नाहरगढ़ में या जयगढ़ में? आपके आंसर थोड़े जल्दी आए तो अच्छा रहेगा, बता दीजिए फटाफट से। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल और पत्ता की क्या है? हवेलियां हैं। जयमल और पत्ता की हवेलियां किस में है? विकल्प 1 की हम बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है।
प्रश्न संख्या 6 देखो दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है था जिसकी बरेली के जेल में यातनाओं के कारण, पीड़ा देने के कारण क्या हुई, मृत्यु हुई। क्या वो केसरी सिंह बारठ थे, प्रताप सिंह बारठ थे, जोरावर सिंह बारठ थे या अमरचंद भाटिया थे। बताइए कौन थे, फटाफट से बताइए कौन थे। केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ या अमरचंद भाटिया। तो प्रताप सिंह बारठ जो थे, इनकी मृत्यु जो है ये बरेली की जेल में हुई थी। विकल्प 2 को आप देखेंगे बड़े ध्यान से। ये राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। ये केसरी सिंह बारठ के क्या थे, पुत्र थे। किसके, केसरी सिंह बारठ के। कौन थे, प्रताप सिंह बारठ थे। बनारस षड्यंत्र केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कौन से में, बनारस षड्यंत्र में, है ना, केस में, षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ आएगा सुमन जी, है ना, केसरी सिंह बारठ के पुत्र जो हैं। तो देखिए इन्हें पहले क्या किया, 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था। 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था, कठोर कारावास, ठीक है। बरेली जेल में इन्हें घोर यातनाएं दी गई और 7 मई 1918 को, 7 मई 1918 को ये क्या हो गए, शहीद हो गए। क्या हुए दोस्तों, शहीद हो गए। कौन हो गए, प्रताप सिंह बारठ, जो कि केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। बनारस षड्यंत्र केस में इन्हें फंसाया गया था, 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था। बरेली की जेल में इन्हें रखा गया था और बहुत ही अमानवीय यातना इनको दी गई थी, जिसके कारण इनके 7 मई 1918 को ये शहीद हो गए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। और प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कौन सा कूट जो है वह सुमेलित नहीं है। तो बताइए कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, फटाफट से बताइए कौन सा आएगा। तो देखो उदयपुर CL है ना, उदयपुर जो है आपके ये L सावर्स है ना, CL सावर्स, यानी राज्य और पॉलिटिकल एजेंट पूछा है। बड़े ध्यान से देखो, उदयपुर राज्य में पॉलिटिकल एजेंट CL सावर्स था क्या, यही था क्या, बिल्कुल यही था। कोटा में मेजर बटन था क्या, बिल्कुल कोटा में मेजर बटन था। जयपुर में मेजर लॉरेंस था क्या, और भरतपुर में मेजर निक्सन था क्या। तो जयपुर में मेजर लॉरेंस पॉलिटिकल एजेंट नहीं था। विकल्प 3 जो है यह क्या है, सुमेलित नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। और प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है। हमारा जो राजस्थान है इसमें कम वर्षा होने के कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति है, क्या कारण है कि अरावली पर्वतमाला के बारे में हम कहते हैं कि इसकी वजह से हमारे यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो देखो दोस्तों, इसका मानसून के समानांतर होना है, मानसून दिशा के विपरीत होना है, श्रृंखला दिशा के विपरीत होना है, या श्रृंखला वनस्पति का विहीन होना है। क्या है, तो इसका मानसून के समानांतर होना है। क्या है दोस्तों, सॉरी सर मुझे नहीं आता, मैंने पहली बार देखा है। कोई बात नहीं सुमन जी, ये क्लासेस इसीलिए है ताकि आपकी यहाँ गलती कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन एग्जाम में आपके द्वारा किसी प्रकार की गलतियाँ नहीं हो। अगर आपने यहाँ गलत किया है तो आपको यहाँ पे सही का पता चल रहा है, लेकिन यही गलती अगर हम मेन एग्जाम में दोहराते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है। तो इसीलिए आपके लिए क्लासेस लगाई गई है और रेगुलर ये क्लासेस रहेगी। तो आप सभी रेगुलर क्लासेस में अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना सुमन जी। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि क्या कारण है कि अरावली पर्वतमाला की ऐसी कौन सी स्थिति जिस वजह से यहाँ कम वर्षा होती है। तो यहाँ का कारण जो है ये कि अरावली जो है ये मानसून के समानांतर है। क्या है, समानांतर है, यानी कि अगर मानसून यूँ जा रहा है, ये मानसून आ रहा है, तो ये क्या है, मानसून के समानांतर है ना। अब ये मानसून के समानांतर है तो मानसून तो बिना टकराए निकल जाएगा, निकला कि नहीं निकला, निकल गया ना। लेकिन अगर यही अरावली पर्वतमाला यूं होती और ये मानसून इधर से यूं आता तो यहाँ पे टकरा करके क्या होती, बारिश होती। तो मानसून का ये BSTC में आएगा क्या, बिल्कुल ये प्रश्न आपके BSTC PTET ग्रेड 4
इन सभी के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इनको पढ़ें। ऐसा ना सोचें कि ये तो ग्रेड 4 के हैं, ये तो रीट के हैं, नहीं, ये प्रश्न आप सभी के सिलेबस को बिल्कुल देखते हुए फिर बनाए गए हैं, जिसमें एक ही क्लास में आप सबको लाभ मिल सके, है ना। तो ऐसा नहीं करना कि आप स्किप करें वीडियोस को। तो क्या है, इसका मानसून के समानांतर होना इसका मुख्य कारण है, जिसके कारण राजस्थान में क्या होती है, वर्षा कम होती है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, और प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है दोस्तों, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। कहाँ पर नमक उत्पादित होता है राजस्थान में सबसे अधिक, बता दीजिए फटाफट से। कहाँ होता है, जैसलमेर में, माफ़ कीजिएगा, सामर झील में, पंचभद्रा में, लूणकरणसर में, या फलोदी से। कहाँ से होगा राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ से होता है, कौन सी झील है, अब मैंने आपको बता दिया है। तो कौन सी है, सामर झील जो है, सामर लेक जो है, यहाँ पर राजस्थान में सबसे अधिक नमक क्या होता है, उत्पादन होता है। यह राजस्थान की सर्वाधिक नमक उत्पादन झील है। ठीक है दोस्तों, इस झील से नमक उत्पादन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, अगर प्रश्न आ जाए तो सांबर साल्ट्स लिमिटेड। बिल्कुल सही आंसर है सुमन जी, बिल्कुल। देखिए आपको आता है, आपने कहा कि मेरे को नहीं आता, आपको आता है। वो प्रश्न भले ही आपका नहीं पढ़ा हो, लेकिन जो आता है वो प्रश्न, जब आपके आंसर सही होते हैं तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सांबर साल्ट्स लिमिटेड, इसके द्वारा सांबर झील में क्या किया जाता है, नमक का उत्पादन कार्य किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर, और प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, जैसलमेर है, जोधपुर है, बांसवाड़ा है, या बीकानेर है। बताइए कौन सा जिला है जहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो देखो दोस्तों, जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। कहाँ मिले हैं, जैसलमेर में मिले हैं। और ये जैसलमेर के कहाँ मिले हैं, तो देखो जैसलमेर जिले के मनिहारी, इनको ध्यान में रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये थोड़ा डीप ले जा रहा हूँ मैं। मनिहारी, तनोट, मनिहारी है, तनोट है, घोटारू है, घोटारू व डांडेवाला। यहाँ पे क्या है, आपके प्राकृतिक गैस मिले हैं। क्या मिले हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। ये तो जैसलमेर के हैं। बात करते हैं अगर बीकानेर के बाघेवाला में, है ना, तो हेवी क्रूड ऑयल के भंडार क्या मिले हैं, हेवी क्रूड ऑयल के भंडार मिले हैं। कहाँ पर, बीकानेर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर, और 11वें प्रश्न में पूछा है 2000, ये प्रश्न संख्या 11 लगाते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। बताइए भाई, फटाफट से बता दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 21.3% है, 20.4% है, 24.44% है, 31.02% है। भाई जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आने के चांसेस 100% है, क्योंकि फिर अब जातिगत जनगणना होने वाली है तो पिछले आंकड़ों को जरूर पूछेगा, है ना, कि आपकी कितनी जानकारी में है या नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कितनी है, तो जनगणना 2011 की जो अंतिम आंकड़े थे उसके अनुसार दशकीय वृद्धि दर होती है, यानी 10 वर्षों में जो वृद्धि दर रही है राजस्थान की वह 21.3% रही है। कितनी रही है, 21.3% रही है। जबकि बात करें अगर हम इससे पहले यानी 1991 से 2001 की बात करें तो उस दौरान कितनी थी, 28.41% थी। तो जनसंख्या वृद्धि दर में क्या आई है, कमी आई है। जनसंख्या वृद्धि दर में क्या आई है दोस्तों, कमी आई है। सही विकल्प क्या होगा, 21.3% जो है यह 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर, और प्रश्न संख्या 12 में पूछा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला युग्म है, यानी ऐसे जिलों का जोड़ा कौन सा है जिसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि दर कम हुई है। क्या हुई है, कम हुई है। तो देखो झुंझुनू गंगानगर है, नागौर चूरू है, झुंझुनू चित्तौड़गढ़ है, या पाली बूंदी है। कौन सा होगा बताइए, कम दशकीय, तो झुंझुनू और गंगानगर है। क्या है दोस्तों, झुंझुनू और गंगानगर है। अगर हम क्रमशः 5 जिलों की बात करें तो नंबर 1 पर है आपके गंगानगर,
जिसमें कितनी वृद्धि हुई थी? 10.0। नंबर 2 पर है झुंझुनू, क्या है? झुंझुनू है, जहाँ कितनी हुई थी? 11.7%। नंबर 3 की बात करें तो पाली आता है नंबर 3 पर। पाली में कितनी हुई थी? 11.9%। फिर है बूंदी, नंबर 4 पर है बूंदी, और नंबर 5 पर आता है चित्तौड़गढ़। नंबर 5 पर क्या आता है? चित्तौड़गढ़ आता है। बूंदी में कितनी रही? 15.4%, 15.4%, और 16.1% रही कहाँ पे? चित्तौड़ में। तो ये मुख्य 5 जिले हैं जिनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या रही? कम रही। क्या रही? कम रही। बिल्कुल सुमन, बहुत अच्छा आंसर है, ए आंसर दिया है, ए आंसर बिल्कुल सही है आपका, बहुत ही बढ़िया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? बताइए ऐसा कौन सा जिला था जिसमें सर्वोच्च महिला साक्षरता अंकित की गई? जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अब अगली जनसंख्या का हो रही है, जातिगत जनसंख्या हो रही है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है इसका विशेष रूप से आपको, ठीक है ना? तो क्या होगा बताइए? झुंझुनू, जयपुर, कोटा, अजमेर। सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है? कोटा में, झुंझुनू में, जयपुर में, अजमेर में, कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता है वह कोटा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? कोटा डिस्ट्रिक्ट में है। और कितनी है यह? 65.9% है। कितनी अंकित की गई है? 65.9 अंकित की गई है। अब बात करें अन्य जिलों की, तो पहले नंबर पर तो क्या आ गया अपने? कोटा आ गया। कोटा में कितना है? 65.9% था। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर है, द्वितीय स्थान पर है जयपुर, जहाँ 64.0 है। महिला साक्षरता की बात कर रहे हैं हम, है ना? नंबर 3 की अगर हम बात करें तो झुंझुनू आता है, जहाँ 61.0 है। झुंझुनू कितनी है? 61.0 है। नंबर 4 पर आता है गंगानगर। गंगानगर की है हमारे 59.7%। और सीकर जिले की अगर हम बात करें दोस्तों, नंबर 5 पर है सीकर, है ना? नंबर 5 सीकर, तो 58.2% है। अगर हमें 5 स्थानों तक भी पूछ ले तो हमारे पास आंकड़े होने चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रथम पर कोटा है, द्वितीय पर जयपुर है, तृतीय पर झुंझुनू, फिर गंगानगर और सीकर है, ठीक है दोस्तों? तो साक्षरता में पहला किसका है? कोटा का है। पहला किसका है? कोटा का है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। और प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की, या उदयपुर की? बताइए मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर, किसकी है बताइए? तो दोस्तों मथेरना जो है यह बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध लोक कला है। क्या होता है इसके अंतर्गत? तो प्यारे दोस्तों इसके अंतर्गत बीकानेर के धार्मिक स्थलों और पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न जो देवी देवताओं के भित्ति चित्र जैसे गणगौर, ईसर, तोरण आदि बनाने व रंगने का कार्य किया जाता है। तो मथेरना के अंदर क्या किया जाता है? देवी देवताओं गणगौर, है ना? गणगौर, ईसर तोरण आदि को बनाने व रंगने का कार्य किया जाता है। यश तिवारी जी राम राम, स्वागत है भाई आपका, राधे राधे। क्या किया जाता है इसके अंतर्गत? इनका रंगने का कार्य किया जाता है ना? और क्या है ये? देवी देवताओं के तो क्या होते हैं? भित्ति चित्र होते हैं। क्या होते हैं? भित्ति चित्र होते हैं। बिल्कुल सी आंसर सही है यश तिवारी, स्वागत है आपका। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। और 15 प्रश्न पूछा है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बताइए। गोगा जी को, रामदेव जी को, पाबू जी को, या देवनारायण जी को? 13 ताली नृत्य कौन से देवता को समर्पित है? बताइए। तो रामदेव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? रामदेव जी को। और ये 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की औरतों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
बिल्कुल सुमन, बी आंसर सही है। बिल्कुल सुमन सुमन कह रही है कि सभी कमेंट करें, सभी को कमेंट करना चाहिए। गलत होगा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ गलत करेंगे तो चलेगा, बाकी एग्जाम में आपका सही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। रामदेव जी जो है उनके लिए 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि सिर से पांव तक, सिर से पांव तक 13 स्थानों पर, है ना, विभिन्न तरीके सिर से लेकर पांव तक 13 स्थानों पर मंजीरे बांधकर, मंजीरे बांधकर, मंजीरे बांधकर, आपने देखा हो ना, आप सुंदरकांड के पाठ में जाके मंजीरे बजाते हो, उन मंजीरों को बांधकर दोनों हाथों से इन मंजीरों पर आघात करते हुए और विभिन्न हाव भाव करते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो ये कहाँ फेमस है, तो ये डूंगरपुर, डीडवाना और पोखरण में मुख्य रूप से, डूंगरपुर, डीडवाना, पोखरण, यहाँ पर मुख्य रूप से यह किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर, और 16 प्रश्न में पूछा है कि नीमूचाणा किसान आंदोलन में चर्चित नीमूचाणा स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है। नीमूचाणा किसान आंदोलन जो है बहुत चर्चित है, यह वर्तमान में किस जिले में स्थित है। कोटपुतली बहरोड में है, अलवर में है, खेतल में है या दूदू में है, बताइए कहाँ पर है ये। तो दोस्तों बताइए फटाफट कहाँ पर है ये। नीमूचाणा किसान आंदोलन में चर्चित नीमूचाणा स्थान कहाँ है, कोटपुतली बहरोड में। वर्तमान में कहाँ पर ये, कोटपुतली बहरोड में है। विकल्प ए जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वें प्रश्न में पूछा गया है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। आप जहां रहते हैं, राजस्थान के जिस भी जिले से आप संबंधित है, जिस भी क्षेत्र से हैं, नौटंकी और रामलीला बिल्कुल आपने देखी ही होगी, है ना, आपने बिल्कुल होता ही है, ये हमारे राजस्थान में होता है। रामलीला का मंचन तो पूरे भारत देश में होता है, नौटंकी वगैरह भी होती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर होती है। तो राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है, यह प्रश्न पूछा गया है। क्या उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी में या दक्षिणी में। तो कौन से भाग में ये अधिक लोकप्रिय, फटाफट से आपके आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी। तो देखो दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी भाग में नौटंकी तथा रामलीला का क्या है, अधिक लोकप्रिय है। अब पूर्वी जिलों की बात करें अगर हम, तो पूर्वी जिलों में कौन कौन से आते हैं हमारे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। इनको नोट कर लीजिएगा, आप नोटबुक पेन लेकर के बैठे हैं तो। सवाई माधोपुर, है ना, और करौली, और भी आते हैं। मुख्य रूप से ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ क्या होता है कि लोक नाट्य, मेले, उत्सव, त्योहारों पर होता है। लोक नाट्य जो होता है कहाँ पर होता है, उत्सव और मेले पर होता है। और इनका मुख्य जो नौटंकी होता है, जो लोक नाटक होते हैं, लोक नाटक जो है, इनमें जो मुख्य विषय होते हैं वो क्या होता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र, ये भी ध्यान में होना चाहिए आपको, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, लैला मजनू, है ना, नल दमयंती, रूप बसंत। अब जैसे अलवर से तो राजा भृतहरि, है ना, राजा भृतहरि, है ना। इन विषयों पर विशेष क्या होते हैं, यहाँ पर लोकनाट्य किए जाते हैं। बिल्कुल बी आंसर सही है सुमन जी का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वें प्रश्न में पूछा है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है। देखो ये प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया है। पहले प्रश्न पूछा था कि गोगा जी का प्रमुख मेला कहाँ भरता है, गया गोगा मेडी कहाँ, कौन से जिले में स्थित है, तो हमारा आंसर होता था गोगा मेडी या हनुमानगढ़। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है क्या कि पहला मेला तो, प्रमुख मेला तो गोगा मेडी में भरता है, लेकिन दूसरा प्रमुख मेला कहाँ पे भरता है, तो क्या आएगा, नेवटपुर डूंगरपुर में, गोगा जी की ओलड़ी साचोर में, राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में, या कोलूमंड जोधपुर में। तो कहाँ होता है गोगा जी का जो दूसरा मेला है, वह गोगा जी की ओलड़ी साचोर में भरता है। दूसरा मेला कहाँ भरता है, गोगा जी की ओलड़ी साचोर के अंतर्गत भरता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको पता है, आपने नाम सुना होगा शीर्ष मेडी, शीर्ष मेडी, एक तो ये सुना होगा आपने। ठीक है, तो
तो और एक धुरमेड़ी। मनोज राव जी स्वागत है आपका। एक क्या है? धुरमेड़ी। तो इनके समाधि स्थल को, किनके? गोगा जी के समाधि स्थल को तो क्या कहते हैं? धुरमेड़ी। समाधि स्थल को क्या कहते हैं? धुरमेड़ी कहा जाता है। शीर्ष मेढ़ी है जो ददरेवा है ना, ददरेवा क्या है? ददरेवा। यहाँ क्या है? शीर्ष मेढ़ी है। साचोर में जो गोगा जी का मंदिर है, इसको गोगा जी की ओलड़ी, ओलड़ी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? झोपड़ी। ओलड़ी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? झोपड़ी होता है। तो समझ में आया आपके? बिल्कुल मनोज, आपका आंसर सही है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 की ओर। और 19वें प्रश्न में देखो, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? बताइए फटाफट से, आंसर आपका आना चाहिए फटाफट से। बताइए फटाफट से क्या होगा? भाई गोगा जी जो है ये राजपूत थे, है ना, गोगा जी क्या थे? राजपूत, है ना सुमन। तो देखो, चौहान वंश की है, गुहिल वंश की है, सिसोदिया है या राठौड़ वंश है? बताइए फटाफट से। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? चौहान वंश की है। बिल्कुल अनुप्रिया जी, सही आंसर है आपका। जीर्ण माता चौहान वंश की है। इन्हें चौहानों की कुल देवी या शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी के नाम से जाना जाता है। जीर्ण माता को किस नाम से जाना जाता है? चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी या शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी। शेखावटी क्षेत्र की, बिल्कुल श्रवण कुमार सही आंसर है आपका। शेखावटी क्षेत्र की कुल देवी, लोक देवी, माफी दे, क्या है? लोक देवी। ठीक है। इनका मंदिर हर्ष की पहाड़ी, मंदिर कहां पर है? हर्ष की पहाड़ी। हर्ष की पहाड़ी जो कहां है? रेवासा सीकर, रेवासा सीकर क्या है इनका? मंदिर है हर्ष की पहाड़ी पर। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर। और प्रश्न संख्या 20 पे पूछा गया है दोस्तों, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? भाई बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? बताइए। करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में या भरतपुर में? बताइए बाबू महाराज का मेला कब भरता, कहाँ भरता है? सबसे पहले तो फिर कब भरता है तो बताएंगे। करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में या भरतपुर में? तो बाबू महाराज का जो मेला है दोस्तों वह भरतपुर में भरता है। कहाँ भरता है? भरतपुर में भरता है। और कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इनका मेला भरता है। शुक्ल एकादशी को किसका मेला भरता है? बाबू महाराज का, जो कहाँ पर भरता है? आपके धौलपुर में भरता है। बिल्कुल सी नहीं होगा सुमन जी, सवाई माधोपुर नहीं धौलपुर आएगा, है ना, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? देखो ये प्रश्न का स्तर देख लीजिए आप। पहले पूछा जाता था कि ये त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है, कौन सी तिथि को आता है। अब तिथि देकर के पूछ लिया है कि ये त्यौहार कब मनाया जाता है, तो आपकी तैयारी कितनी सुदृढ़ और कितनी अच्छी होनी चाहिए ये बड़े ध्यान से देख लो आप, है ना। तो वैशाख शुक्ल तृतीया एक तो ये है, और एक है श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं, तो बताइए कौन कौन से पड़ते हैं। बड़ी तीज और ऋषि पंचमी आती है क्या, आखा तीज और नाग पंचमी आती है क्या, छोटी तीज और बसंत पंचमी आती है, गणगौर और रक्षाबंधन आता है। बिल्कुल अनुप्रिया जी सही आंसर है विकल्प 2, आखा तीज और नाग पंचमी, बिल्कुल सही है। नाग पंचमी का जो त्यौहार है वह कब आता है, श्रावण कृष्ण पंचमी को। कब आता है, श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या मनाया जाता है, नाग पंचमी। सुमन बिल्कुल भी सही आंसर है, क्या है, नाग पंचमी, ठीक है। और आखा तीज जो है वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसको हम और किस नाम से भी जानते हैं, अक्षय तृतीया। किस नाम से जानते हैं, अक्षय तृतीया, जो अभी अभी गई है ना, अभी हाल ही में अक्षय तृतीया के साबित है ना, जिस दिन खूब विवाह होते हैं, है ना। और इस दिन क्या होता है,
इस दिन एक तो विवाह होते हैं, पहली बात तो ये। अबूझ सावे जिसको बोलते हैं, बिना मुहूर्त के शादियां होती है, तो किसी की शादी का मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो वो इसमें कर सकता है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसान एक तो अन्न, हल व बेल की पूजा करता है। किसानों के द्वारा बेल और हल वह 7 प्रकार के अनाजों की क्या की जाती है, पूजा। 7 प्रकार के अनाजों की पूजा की जाती है, अनाजों की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 22 की ओर, और 22 से प्रश्न में पूछा गया है, तगड़ी पहनी जाती है। ये प्रश्न हमारे पहली एक कक्षा में भी आ चुका है, अगर आपने पिछली कक्षा नहीं ली है तो भी जरूर देखिए, उसमें बहुत अच्छे से प्रश्न है ना, बहुत अच्छे से प्रश्न है। तगड़ी पहनी जाती है, कहाँ पहनी जाती है तगड़ी, बताइए फटाफट से। गले में, हाथ में, कमर में या पैर में, कहाँ पहनी जाती है तगड़ी? गले में, हाथ में, कमर में या पैर में, बताइए फटाफट से। तो तगड़ी जो है दोस्तों, यह कमर में पहनाई जाती है। कहाँ पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है, ठीक है। इसके अलावा कमर में पहनने वाले और आभूषणों के अगर हम नाम देखें तो क्या होती है, एक तो काला डोरा है। काला डोरा बच्चों को पहनाया जाता है ना, काला डोरा, जिसको हम कनकती भी कहते हैं ना, काला डोरा, कनकती है ना, कनकती। और कंदूरू, सोने चांदी की साकल कनकती और कंदूरू कहलाती है, ठीक है। हाँ, कमर में बिल्कुल सही आंसर है सुमन, बिल्कुल अनुप्रिया सही आंसर है आपका, ठीक है। और काड़मिया, जिसमें काड़मणियाँ पुराई जाती है। काला डोरा होता है ना, काली मणियाँ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काली मणियाँ जो होती है वो पुराई जाती है, क्योंकि नजर ना लगे इसलिए पहनी जाती है। प्रश्न संख्या 23 देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और फटाफट बताइए क्लास कैसी लग रही है, प्रश्नों का स्तर कैसा है, और एक बार फटाफट कमेंट में राधे राधे जरूर कीजिए। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी हैं। मेवाड़ का जो मगरा क्षेत्र है इसमें भीलों के कालाजी कौन है? केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी या सभी, बताइए कौन है, बताइए। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में पूछा है, बताइए। क्या आंसर होगा? मगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी कौन है? फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। ऋषभ देव जी होगा, बताइए। केसरिया नाथ होगा, बताइए कौन होगा दोस्तों। तो ऋषभ देव जी के मंदिर की जो मूर्ति है काले पत्थर की है, तो ये कालाजी का मंदिर कहलाता है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, है ना। आदिनाथ जी, ऋषभ देव जी, केसरिया नाथ जी, तीनों को ही कहा जाता है। धूले स्थान पर आदिनाथ जी, जिनको ऋषभ देव जी भी कहते हैं, एक ही है, ठीक है, इनका मंदिर स्थित है। और जो आपके केसरी, इसमें केसर चढ़ाने से ये मंदिर केसरिया नाथ भी कहलाता है, यानी तीनों एक ही है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है, ये तीनों ही है। ऋषभ देव जी हैं, इन्हीं को आदिनाथ जी भी कहा जाता है, और यहाँ पर क्या है, केसर चढ़ाने से यह मंदिर केसरिया नाथ जी का मंदिर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? केसरिया नाथ का मंदिर कहलाता है। इसीलिए उपयुक्त सभी जो है ये इसका आंसर होगा। तो अब देखिए इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना। केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी तीनों एक ही हैं। धुलेव स्थान पर, कहाँ है? धुलेव स्थान पर इनका मंदिर है, जहाँ पर ये ऋषभ देव जी हैं और आदिनाथ जी भी कहलाते हैं। मंदिर में केसर चढ़ती है, इनको केसरिया नाथ भी कहते हैं, तो एक ही होगा। मैं क्लास बिल्कुल मालपुरा से ही लेता हूँ, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ अभी, है ना, जहाँ पे मेरा निवास स्थान है, वहीं से मैं ये क्लासेस लेता हूँ सुमन। बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 24 की ओर। मयूरध्वजगढ़ जिले को कहा जाता है ना, मयूरध्वजगढ़ किले को यहाँ को कहा जाता है, माफ कीजिएगा जिले पढ़ने में आ गया। किले को क्या कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़, गागरोन या रणथंभौर, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा।
तो कौन से किले को मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मेहरानगढ़ को। किसको? मेहरानगढ़ दुर्ग जो है इसको मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसमें इसे और किस नाम से जाना जाता है? मयूरध्वज तो ही, इसके अलावा से गढ़ चिंतामणि, किस नाम से? गढ़ चिंतामणि के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखना भाई, ये प्रश्न आ सकता है, गढ़ चिंतामणि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और क्या है, इस किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर, है ना, चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर किया है। चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया, जो कितनी ऊंचाई पर है? 400 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों, है ना। और किसने करवाया? राव जोधा के द्वारा। राव जोधा के द्वारा इसका क्या कराया गया था? निर्माण कराया गया था। यहाँ पर प्रसिद्ध चामुंडा देवी का मंदिर है। क्या है? चामुंडा देवी का मंदिर यहाँ पर है। कहाँ पर है ये? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। और यहाँ पर कुछ तोपे भी हैं जिनके नाम जान लेना आपके लिए आवश्यक है। कौन कौन सी तोपे हैं? शंभू बाण, शंभू बाण हो गई, और गजनी खान, शंभू बाण, गजनी खान, है ना। ये अन्य छोटी मोटी तोपे भी यहाँ पे, एक किलकिला तोप भी है यहाँ पर, याद आ गई, है ना। तो दोस्तों मयूरध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो जोधपुर में स्थित राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। यहाँ पर प्रसिद्ध चामुंडा देवी का मंदिर है और यह 400 मीटर की ऊंचाई पर चिड़िया, है ना, नाथ की टूक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, समझ में आया सभी दोस्तों के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 25 की ओर। और प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है, सुंधा माता का मंदिर स्थित है। बताइए सुंधा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, जालोर में, जयपुर में या सीकर में? सुंधा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, जालोर में, जयपुर में या सीकर में? तो दोस्तों सुंधा माता का मंदिर जो है यह आपके जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जालोर में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में सुंधा पर्वत पर, है ना, कहाँ पर? सुंधा पर्वत पर, सुंधा पर्वत पर जसवंतपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में। पंचायत समिति पूछ सकता है तो जसवंतपुरा, जसवंतपुरा पंचायत समिति। गांव भी बताएंगे भी आपको। पंचायत समिति के दांतलावास ग्राम, गांव कौन सा है? दांतलावास। वहां पर ये क्या है? प्रसिद्ध चामुंडा देवी का एक मंदिर है। और ये जालोर का क्या है दोस्तों? प्रमुख धार्मिक स्थान है, सुंधा माता मंदिर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि देवी कुंड सागर की छतरिया कहाँ पर स्थित है? देवी कुंड सागर की छतरिया कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है, जैसलमेर में है, जयपुर में है या बीकानेर में है? बारिश आ गई, बिल्कुल यहाँ पे बारिश आ रही है। मैं भी कंटिन्यू बारिश आ रही है बाहर, और अंदर आपकी क्लासेस ली जा रही है। तो कोई भी तूफान, कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा, है ना। तो उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या बीकानेर? बताइए देवी कुंड सागर की छतरिया कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपके बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर से 5 किलोमीटर की दूरी पर देवी कुंड सागर के सामने, है ना, कल्याण सागर के पास बीकानेर राजघराने का निजी शमशान घाट है। ये देवी कुंड जो छतरियाँ हैं ये मूल रूप से क्या है? बीकानेर राज परिवार का क्या है? यह शमशान घाट है। क्या है? बीकानेर राज परिवार का, राजघराने का जो है ये निजी शमशान घाट है, जो कहाँ पर है? बीकानेर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर कल्याण सागर के पास है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 में। और 27वें प्रश्न में पूछा गया है, राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? बता दीजिए फटाफट से, कौन सा शहर आएगा मूर्तिकला के लिए? अजमेर आएगा, कोटा आएगा, भीलवाड़ा आएगा या जयपुर आएगा?
कौन सा है बता दीजिए फटाफट से। अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा या जयपुर। तो दोस्तों इसका आंसर आपको आना चाहिए। जयपुर जो है मूर्तिकला के लिए सबसे विख्यात है। क्या है? सबसे विख्यात है, फेमस है मूर्तिकला के लिए राजस्थान में जयपुर शहर, जयपुर जिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 28 की ओर, और 28वें प्रश्न में पूछा गया है गोंडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोंडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है बता दीजिए फटाफट से। चूरू है, बूंदी है, जालौर है या अलवर है। कौन सा है? किरण नायक का आंसर ए आया है। गोंडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है बता दीजिए। चूरू, बूंदी, जालौर या अलवर, कौन सा होगा? तो देखो गोंडवाड़ी बोली जो है यह हमारे जालौर में बोली जाती है दोस्तों। कहाँ बोली जाती है? जालौर क्षेत्र में बोली जाती है। और जालौर क्षेत्र में भी है, कहाँ से है? आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर। बड़े ध्यान से देखना, अगर पूछ ले तो आपको आना चाहिए। कहाँ से? जालौर जिले की आहोर तहसील से। तहसील का नाम क्या है? आहोर तहसील। यहाँ से तहसील से शुरू होकर और कहाँ तक होती है? पूर्वी भाग है ना, आहोर तहसील के पूर्वी भाग से शुरू होकर, है ना, पूर्वी भाग से शुरू होकर कहाँ तक आती है? आपके बाली, जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। बाली क्षेत्र का नाम है। बाली जो कि कहाँ है? पाली डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। यहाँ तक कौन सी बोली जाती है? गोंडवाड़ी बोली बोली जाती है। यह मारवाड़ी की उपभाषा है। किसकी है? मारवाड़ी की उपभाषा है गोंडवाड़ी बोली। यह भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। प्रश्न आ जाए मारवाड़ी की उपभाषा निम्न में से कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए गोंडवाड़ी बोली जो है यह है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 देखो, अचल दास खींचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? अचल दास खींचीरी वचनिका जो है उससे कहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है बताइए। जालोर की, जैसलमेर की। रोहित कुमार नमस्कार, राधे राधे, स्वागत है आपका। अजमेर की या गागरोन की, बताइए कहाँ की है, फटाफट से बताइए। जालोर, जैसलमेर, अजमेर या गागरोन। तो देखो दोस्तों, अचल दास खींचीरी वचनिका से गागरोन के इतिहास का मालूम चलता है। किसके इतिहास का पता चलता है? गागरोन के इतिहास का पता चलता है। ये जो है अचल दास खींचीरी वचनिका, ये किसके द्वारा लिखी गई? यह ग्रंथ शिवदास के द्वारा लिखा गया। शिवदास गार्डन, क्या नाम है? शिवदास गार्डन के द्वारा यह लिखा गया है ना। ये वीर रस में है। यह रचना जो है वीर रस का काव्य है, वीर रस की रचना है। यह वीर रस की रचना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसमें, तो गागरोन के खींची राजा कौन? अचल दास। गागरोन के खींची राजा कौन? अचल दास। और मांडू बादशाह हुशंग गोरी के युद्ध का वर्णन है ना। मांडू बादशाह क्या नाम था? हुशंग गोरी के युद्ध का वर्णन है। युद्ध का वर्णन। ये युद्ध कब हुआ था? 1423 में। कब हुआ? 1423 में यह हुआ है। तो किसने की थी? पहले दोस्तों, अचलदास की कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है अचलदास खींचीरी वचनिका से। बताइए कहाँ का होता है फटाफट से। ये लिखी कब गई थी? अगर इसके बारे में बात करें तो 1430 से 1435 के बीच में। 1430 से 1435 के बीच में। ठीक है ना, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर दोस्तों। जो बच्चे आज लेट ज्वाइन हुए हैं उन्हें बता दें, डेली 4 बजे हमारी ये क्लास जो है ये शुरू हो जाती है दोस्तों। तो 4 बजे आप बिल्कुल सही टाइम पे आ जाइए। और रात्रि 8 बजे जो है हमारे हिंदी व्याकरण की क्लास होती है। हिंदी ग्रामर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम हल करते हैं, आपके गुरु आज्ञा क्लासेस चैनल पर होता है प्यारे दोस्तों। तो 8 बजे और 4 बजे के टाइम को आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। इसके साथ ही हम
1 या 2 दिन में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, जो बच्चे आपके बीएचटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की भी लाइव क्लास लगाने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बहुत ही शानदार प्रश्न, और इसमें से प्रश्न मिलेंगे, जो प्रश्न हम यहाँ पर कर रहे हैं उनमें से 100% प्रश्न मिलेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है दोस्तों, है ना। तो देखिए प्रश्न संख्या 30, हमीर महाकाव्य के लेखक हैं। बताइए हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी है, मेरुतुंग है, कर्णेदान है या कवि चंद्रशेखर है? बताइए हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी है, मेरुतुंग है, कर्णेदान है या कवि चंद्रशेखर है? बताइए तो हमीर महाकाव्य के जो लेखक है वो कौन है? बिल्कुल ए आंसर, ए आंसर। बिल्कुल सुमन जी, प्रश्नों की संख्या हम कल से बढ़ा देंगे, 30 की जगह हम 50 प्रश्न कर देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना। कल से हम प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे। बिल्कुल किरण जी, ए आंसर बिल्कुल सही है। अनुप्रिया, सुमन, किरण, आपका ए आंसर सही है। कल से हम प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे, 50 कर देंगे प्रश्नों की संख्या, अधिक समय तक हम रहेंगे, और हिंदी में भी प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे। आज रात को हिंदी की क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी, मेरुतुंग, कर्णेदान या कवि चंद्रशेखर? तो ए विकल्प जो है बिल्कुल सही है आपका, नयन चंद्र सूरी इसके लेखक हैं, है ना। और इसमें किसके बारे में लिखा गया है? रणथंबोर की जो चौहान वंश है उसका इतिहास, रणथंबोर, है ना, रणथंबोर के चौहान वंशों का, चौहानों का इतिहास, रणथंबोर के चौहानों का इतिहास इसमें लिखा गया है, इसमें अच्छा प्रकाश डाला गया है। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंबोर अभियान था, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान कब से कब तक था? अभी बताते हैं। रणथंबोर अभियान ये कब से कब तक था दोस्तों? 1299 से 1301, 1299 से 1301। इसके बारे में जानकारी भी इसमें मिलती है, किसमें? हमीर महाकाव्य में। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? नयन चंद्र सूरी के द्वारा। तो दोस्तों आज की क्लास 30 प्रश्नों की रहेगी। कल जो हमारी क्लास होगी वह 50 प्रश्नों की होगी। आज रात को